नमस्कार। आइए आज एक बहुत ही शानदार सफर पर चलते हैं भारतीय साहित्य की दुनिया में। हम उन महान लेखकों और उनकी जबरदस्त कृतियों से मिलेंगे जिन्होंने सच कहूं तो भारत की पहचान को बनाया है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं ना कि किताबें सिर्फ कागज पर लिखी कहानियां नहीं होती। असल में वो तो किसी भी देश की, किसी भी समाज की आत्मा होती हैं। वही तो हैं जो हमारे इतिहास, हमारे संघर्षों और हमारे सपनों को पन्नों में सहेज कर रखती हैं। तो जाहिर है शुरुआत हमें करनी होगी एकदम जड़ों से, यानी प्राचीन भारत की उस विरासत से जहां उन कहानियों ने जन्म लिया जिनसे हमारी पूरी सभ्यता की नींव पड़ी। और जब हम अपनी सभ्यता की जड़ों की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या आता है मन में? यही ना कि हमारे जो महान महाकाव्य हैं, जो बड़ी बड़ी गाथाएं हैं, आखिर उन्हें लिखा किसने? और ये रहे जवाब। देखिए, रामायण जिसे लिखा महर्षि वाल्मीकि ने, फिर है दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत जिसे वेद व्यास ने लिखा, और तुलसीदास का अद्भुत रामचरितमानस। ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, सच पूछिए तो ये हमारी संस्कृति और हमारे मूल्यों का आधार है। पर कहानी सिर्फ महाकाव्यों पर खत्म नहीं होती। हमारे पास दो और ऐसे जबरदस्त ग्रंथ हैं। एक तरफ है चाणक्य का अर्थशास्त्र, जो राजनीति और अर्थव्यवस्था का, आप कह सकते हैं, एक तरह का ब्लूप्रिंट है। और दूसरी तरफ विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। सोचिए, जानवरों की कहानियों के जरिए कितनी गहरी बातें सिखाई गई हैं। आज भी ये उतनी ही काम की हैं। अच्छा, प्राचीन भारत की बात हो और महाकवि कालिदास का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। उनके नाटक जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम और कविताएं जैसे मेघदूत, इनमें प्यार और प्रकृति का ऐसा जादू है कि आज भी लोग पढ़ के खो जाते हैं। चलिए अब थोड़ा समय में आगे बढ़ते हैं। एक ऐसे दौर में चलते हैं जब एक नया भारत जन्म ले रहा था और साहित्य उसकी आवाज बन रहा था, उसका गवाह बन रहा था। और इस दौर की सबसे बुलंद आवाज थे मुंशी प्रेमचंद। उन्हें उपन्यास सम्राट यूं ही नहीं कहते। पहली बार किसी ने गोदान और गबन जैसे उपन्यासों में आम आदमी को, किसान को हीरो बनाया। उनका लिखा हुआ आज भी हमारे समाज का आईना लगता है। उपन्यासों के साथ साथ कविता में भी एक जबरदस्त क्रांति आ रही थी। एक तरफ हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला थी, जो जिंदगी का फलसफा बयां कर रही थी, तो दूसरी तरफ जयशंकर प्रसाद की कामायनी और दिनकर जी की रश्मिरथी जैसी रचनाएं थीं। इन्होंने हिंदी कविता को एक नई पहचान दी। अब आते हैं साहित्य के एक बहुत ही खास हिस्से पर। सोचिए, जब वो लोग कलम उठाते हैं जो खुद इतिहास बना रहे होते हैं, जब नेता अपनी कहानी खुद लिखते हैं, ये वो किताबें हैं जो हमें सीधे आज़ादी की लड़ाई के बीच ले जाती हैं। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1927 महात्मा गांधी लिख रहे हैं सत्य के प्रयोग। फिर 1946 में जेल के अंदर से जवाहरलाल नेहरू भारत एक खोज लिख रहे हैं। 1959 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम आती है। और फिर कई साल बाद 1999 में एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर से एक पूरी पीढ़ी को सपने देखना सिखाते हैं। अब एक साल पर ध्यान देते हैं, एक ऐसा साल जिसने भारतीय साहित्य के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। साल था 1913। जी हाँ, यही वो साल था जब रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कालजयी रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वो पहले गैर यूरोपीय थे जिन्हें ये सम्मान मिला। मतलब एक ही झटके में भारतीय साहित्य पूरी दुनिया के मंच पर छा गया। तो टैगोर ने जो दरवाज़ा खोला था, उसके बाद कई भारतीय लेखकों ने अंग्रेजी में लिखकर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई। चलिए देखते हैं कि हमारी कहानियां कैसे पूरी दुनिया में गूंजने लगी। इसकी नींव रखी कुछ कमाल के लेखकों ने, जैसे आर.के. नारायण, जिन्होंने मालगुडी नाम का एक पूरा काल्पनिक शहर ही बना दिया अपनी कहानियों में। फिर आए खुशवंत सिंह, जिन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान में बंटवारे का दर्द पूरी सच्चाई से बयां किया। और मुल्क राज आनंद ने अनटचेबल में उन लोगों को आवाज दी जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था। और ये सफर रुका नहीं, आज भी जारी है। अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो या अरविंद अडिगा की द व्हाइट टाइगर, इन किताबों ने दुनिया के सबसे बड़े साहित्यिक पुरस्कार जीते हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमारी कहानियों में वो दम है जो किसी भी सरहद को नहीं मानती। महात्मा गांधी ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि किसी भी देश की संस्कृति उसके लोगों के दिल और आत्मा में बसती है। और मुझे लगता है साहित्य उसी आत्मा को देखने का सबसे अच्छा जरिया है।
तो इस पूरे सफ़र के बाद एक सवाल है, इतनी सारी महान कहानियों में से वो कौन सी कहानी है जो आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।